जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो सीटेट की तैयारी है वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है, उसी बीच दोस्तों मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सीटेट ईवीएस के हैं, उनके साथ मैं यहाँ पे दोस्तों आया हूँ आप सभी के लिए लेके। और शुरू से अंत तक दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जितने प्रश्न हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इनकी आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे है कि चिराव कहाँ के लोक का नृत्य है। दोस्तों यहाँ पे चिराव के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ का लोक नृत्य है, कि उड़ीसा का, असम का, छत्तीसगढ़ या मिजोरम का। तो चिराव जो है दोस्तों आपको बता दें कि एक मिजोरम का लोक नृत्य है। और मिजोरम में यह लोक नृत्य कब होता है तो इसके बारे में भी बता दें आपको कि मिजोरम के लोग फसल पकने पर गांव में त्योहार मनाते हैं और सब लोग साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं और एंजॉय करते हैं दोस्तों। और चिराव जो नृत्य है ये भी साथ में करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है दोस्तों, पूरी प्रक्रिया क्या है इसकी, कि इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जो है आमने सामने बैठती है और ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर क्या करते हैं, पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते रहते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं दोस्तों इस त्योहार का। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे है और अच्छा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 2। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व कांसे से बनी हुई बहुत सी वस्तुएं, बर्तन, मूर्ति आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कांसे के बारे में सर्वोत्तम कथन को चयन कीजिए। लोहा, चांदी आदि की भांति कांसा भी एक तत्व है। कांसा एल्युमिनियम, तांबा, जिंक का मिश्रण है। कांसा तांबा जिंक की मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज भी यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कांसे के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में आदिवासी जो है दोस्तों हजारों वर्षों से इस कांसे का उपयोग करते हुए आए हैं और आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की बनी चीज बनाते आए हैं और आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग जो है वो होता आया है। और इसका उपयोग जो है दोस्तों, इस कांसे का उपयोग बर्तन, मूर्तियां आदि बनाने में किया जाता है। और कांसा जो है एक तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कहीं पे दोस्तों यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए सिर्फ फार्मूला तो भी आप समझ लीजिएगा कि इन दोनों का ही मिश्र धातु है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है कि पक्षियों की एक प्रजाति जिसका नर सुंदर बुने हुए घोंसले बनाता है, मादा सभी घोंसले को देखती है और उसे सबसे ज्यादा पसंद उसे चुनती है और निर्णय लेती है कि उसे अंडे देने के लिए किसमें देना है। पक्षी इस प्रजाति का नाम बताएं। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया प्रश्न में कि एक पक्षी की एक प्रजाति है जिसका नर जो है विभिन्न प्रकार के जो घोंसले हैं उसको बनाता है। ठीक है, और बहुत ही मेहनत या बहुत ही लगन कर सकते हैं कि उससे घोंसला बनाता है। और उसका जो मादा है दोस्तों वो क्या करती है कि सभी घोंसले को एक एक करके वो देखती है और उसको जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसी घोंसले को अंडा देने के लिए या बच्चा देने के लिए उसी घोंसले को चूज करती है। अब भाई घोंसला, सबसे पहले शब्द ये होना चाहिए कि घोंसला आखिर पक्षियां जो हैं क्यों बनाती हैं, कि अपने बच्चे को जन्म देने की, या कह सकते हैं कि अंडे को जन्म देने के लिए और अपने बच्चे को सेने के लिए या उसको पालने के लिए। दोस्तों बता दें उसको पालने के लिए ही वो घोंसले का निर्माण करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जिस पक्षी के बारे में पूछा जा रहा है कि उस पक्षी का जो होता है कि सबसे उस पक्षी का जो नर पक्षी होता है घोंसले बनाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट जवाब जो होगा कोयल, बीबर पक्षी, शकरखोरा या बार्बेट। तो बीबर पक्षी जो दोस्तों इसका जो नर होता है विभिन्न प्रकार के घोंसले का निर्माण जो है वो करता है। ठीक है, बीबर वर्ड की कई प्रजातियां अत्यधिक मिलनसार होती हैं और नर बीबर पक्षी खूबसूरती से बने हुए घोंसले बनाते हैं और मादा सभी घोंसले को देखती है और उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसे ही चुनती है और तय करती है उसे किसमें अंडा देना है। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छे प्रश्न दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। चलिए यहाँ पे निम्नलिखित में से पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्योहारों के एक समूह का चयन कीजिए कि इसमें से त्योहारों का एक समूह कौन सा है जिसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन एक है कि होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती, या दिवाली, गुरु नानक जयंती या रक्षाबंधन। तो इसमें से त्योहारों का कौन सा समूह है जो कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती जो है वो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया है कि कुडुक जहाँ कहाँ के लोगों की भाषा है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या झारखंड। तो कुडुक जो है वो कहाँ की लोगों की भाषा है। फिर से एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिएगा कि मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या झारखंड। तो दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आपको कि जो कुडुक है झारखंड के लोगों की भाषा है। यहाँ पे झारखंड के जंगल में रहने वाले लोग जो हैं, लोगों का एक विशेष समूह है जिसे कुडुक बोला जाता है और उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को कुडुक कहा जाता है। ठीक है, आदिवासी वे लोग होते हैं दोस्तों, आदिवासी लोग जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और वे लोग जो जंगल में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, आदिवासी रहते हैं। ठीक है, और झारखंड के जंगलों में रहने वाले विशेष समुदाय को ही कुडुक कहा जाता है और उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे ही क्या कहते हैं, कुडुक कहा जाता है। ठीक है, और कुडुक भाषा में तुरंग का अर्थ होता है वन या जंगल। ठीक है दोस्तों, कुडुक भाषा में तुरंग का अर्थ होता है तुरंग। कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों कि कुडुक भाषा में तुरंग का क्या अर्थ होता है। तो तुरंग का अर्थ होता है वन या जंगल कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वन या जंगल होता है। तो कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, आपको समझ में आ गया होगा कि कुडुक जो है झारखंड के लोगों के, आदिवासी जो लोग हैं उनकी भाषा है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे पूछा रहा है कि जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को देख सकते हैं। दोस्तों अधिकतर वे जानवर प्राय दोस्तों आप भी खुद देखे होंगे, आमतौर पर यह भी माना जाता है। देखिए दूसरे टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को देख सकते हैं। किस रंग में? आमतौर पे या कह सकते हैं जो जानवर रात्रिचर होते हैं, रात में जागते हैं, उन्हें रात्रिचर बोला जाता है। और जो भी रात्रिचर जानवर होते हैं वो चीजों को किस रूप में देख सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी रंगों में, केवल काले और सफेद में, केवल हरे रंग में, तो केवल लाल रंग में। नहीं दोस्तों, केवल वे काले और सफेद रंग में ही चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों आपको बता दूं कि रात्रिचर प्राणी का उल्लू जो है सबसे बड़ा रात्रिचर प्राणी है, जो कि रात में जागने वाला पक्षी होता है दोस्तों। और इसकी एक खास बात होती है कि ये अपनी गर्दन को सबसे ज्यादा घुमा सकता है। दोस्तों कभी पूछ लेता है कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को सबसे ज्यादा घुमा सकता है, तो उल्लू होता है जो कि अपनी गर्दन को सबसे अधिक घुमा लेता है। ठीक है, और उल्लू की जो आँख की पुतली होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है। आप खुद देखे होंगे दोस्तों, आँख की जो पुतली होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं। ठीक है, तो अच्छे प्रश्न हमेशा ये उम्मीद होती है कि जो अच्छे प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में वे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अच्छे प्रश्नों की बात होती है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु जो है दोस्तों उसके निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे है कि आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि कौन से तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य इसमें से कौन से हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो हैं वो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल,
आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो हैं वो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पर्यावरण चर्चा के लिए सुझावित थीम की उप थीम है। यहाँ से थीमों के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी पर्यावरण की उप थीम है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पर्यावरण की जो मुख्यतः थीम होती है वो 6 थीम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पर्यावरण की जो मुख्य थीम है वो है दोस्तों भोजन, पानी, आवास, परिवार, मित्र और चीजें हम जो करते या खाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया ना कि चीजें हम जो बनाते या करते हैं, परिवार और मित्र, इसके अलावा आवास, रहने की जगह। इसमें जो दोस्तों चीजें दिए गए जानवर और पौधे जो हैं ये आपका क्या है, ये आपका उप थीम है। ठीक है, जबकि परिवार, मित्र, हम चीजें कैसे बनाते हैं, आवास, ये सभी क्या है आपकी थीम है, और उसमें जानवर और पौधे जो क्या है ये उप थीम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। कथन बी है कि इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। डी है कि इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीड़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। इसमें सही कथन आपको बताना है। जो खेजड़ी वृक्ष होता है दोस्तों ये मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। इसे उगने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। और यह जो होता है अपने तने में जल संचित करता है, गलत है दोस्तों, क्योंकि रेगिस्तान ओके वृक्ष के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि इस वृक्ष का छाल जो होती है दोस्तों, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो आपका कथन दोस्तों ए, बी और डी है वो बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली जो युक्ति है वो कौन सी है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक का पठन, ठीक है, आगे शिक्षक द्वारा व्याख्याएं या कक्षा निर्देशन, या इसके अलावा जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो दे रखा है कि किस्से और कहानियां। तो इस प्रश्न का राइट जवाब पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान या कक्षा निर्देशन या किस्से कहानियां। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़े या प्रभावशाली युक्त जो है दोस्तों आपको बता दें किस्से कहानियां। अगर बच्चे को किस्सों और कहानियों के माध्यम से कोई चीज पर्यावरण अध्ययन में बताया जाता है या सिखाया जाता है तो बच्चे उस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, और उनका और अत्यधिक जानने की उनको जो जिज्ञासा है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि एक एवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल्स जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या है। दोस्तों यहाँ पे दो जगहों के या दो स्थानों के वहाँ पे विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ घरों के और उन घरों की विशेषताएं बताई जा रही हैं। जैसे राजस्थान है वहाँ के लोग घर किस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पे उनकी विशेषता और उनमें तुलना किया जा रहा है, यहाँ पे राजस्थान और यहाँ पे मुंबई। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि अवलोकन और रिकॉर्डिंग, विश्लेषण, प्रयोग या तुलना करना और विश्लेषण करना। दोस्तों यहाँ पे सीखने का प्रतिफल क्या है कि तुलना करना बताया जा रहा है, विश्लेषण भी हो जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि एक शिक्षक हमेशा सवालों और चर्चा के बाद गतिविधियों का संचालन शुरू करता है। गतिविधियों, प्रश्नों और चर्चा के संचालन का उद्देश्य क्या है। एक शिक्षक दोस्तों हमेशा सवालों और चर्चा के बाद गतिविधियों का संचालन करता है। ऐसा गतिविधियों, प्रश्नों का संचालन करने का उद्देश्य क्या है। बच्चों की प्रतिक्रिया कौशल का आकलन करना,
बच्चों को तलाशने का अवसर प्रदान करना, बच्चों को खुद अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करना, या बच्चों के सीखने की गति के आधार पर उनके बीच भेदभाव करना। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि बच्चों के बीच भेदभाव करना जो है दोस्तों एक गलत हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षा होती है दोस्तों हमेशा वहाँ पे समावेशी शिक्षा यूज की जाती है। पर्यावरण अध्ययन हो या कोई भी भाषा की कक्षा हो, उसमें दोस्तों शिक्षक को हमेशा बच्चों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और यहाँ बात रही कि चर्चा के हमेशा सवालों और चर्चा के बाद गतिविधियों का संचालन करने का मतलब होता है दोस्तों कि बच्चों की प्रतिक्रिया कौशल का आकलन करना और बच्चे को तलाशने का अवसर प्रदान करना, ठीक है, और बच्चे को खुद अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ठीक। ये तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, तीनों कथन ए, बी और सी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, मधुमक्खी पालन के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। कथन 1 है। कथन 2 है कि मधुमक्खी लीची के फूलों से आकर्षित होते हैं। तीसरा है कि मधुमक्खियों को रखने और उनके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। चौथा है कि मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि मधुमक्खी पालन का जो सबसे उपयुक्त समय होता है, कुछ जान लीजिए यहाँ पे मधुमक्खियों के बारे में कि मधुमक्खी की जो छत्ता होता है उसमें कुछ रानी मक्खी होती है दोस्तों, 1-2, और उसमें कुछ श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं और कुछ ही नर मक्खी होते हैं। तो जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, नर कुछ कम होते हैं और रानी मक्खी 1 होती है। और अंडा देने का काम जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा उपयुक्त समय है, ये गलत है दोस्तों। जबकि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से लेकर दिसंबर का मंथ, ये गलत हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक गलत हो गया पहला जो कथन है। दूसरा कथन है कि मधुमक्खी लीची के फूलों से आकर्षित होती है। बिल्कुल सही बात है कि लीची के जो फूल होते हैं वो मधुमक्खी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और मधुमक्खी को रखने और उसके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। चीनी पैदा खुद से नहीं होती दोस्तों, उसको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आप उसके लिए शरबत बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो कथन आपका 2 है, 3 है और 4 है, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? पर्यावरण का विश्लेषण करना, पर्यावरण को प्रदूषित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण के सीखने की तकनीक की पहचान करना। दोस्तों बिल्कुल सही। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन, देखिए दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे पर्यावरण इस उद्देश्य से पढ़ाया जाता है ताकि पर्यावरण का विश्लेषण किया जाए या पर्यावरण के बारे में जाना जाए, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए पर्यावरण अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से हो सकती है, पर्यावरण को दूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है, इन सब उद्देश्यों के माध्यम से के लिए पर्यावरण का अध्ययन जो है वो किया जाता है, ठीक है। जबकि पर्यावरण को प्रदूषित करना यहाँ पे गलत है दोस्तों। पर्यावरण को प्रदूषित करने के उद्देश्य से नहीं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के उद्देश्य से पर्यावरण का अध्ययन जो है वो कराया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। कथन 1 है कि इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। तीसरा है कि यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इनका नाम मधुबनी के नाम पे पड़ा है। मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है मधुबनी चित्रकला के बारे में सही है। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों से रंग आदि का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई, जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही। यह लोक कला का एक पुराना रूप है और इसका नाम जो है मधुबनी के नाम से पड़ा है। मधुबनी जो दोस्तों बिहार राज्य का एक जिला है जिसके नाम पे इसका नाम जो है पड़ा है। तो मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है, ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान नहीं दोस्तों, बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा?
तो यहाँ पे कथन एक आपका सही है, बी सही है, सी सही है। तो ए, बी और सी दोस्तों किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हाथियों के बारे में पूछा गया है प्रश्न कि हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हाथी, कथन एक है कि हाथी बहुत कम आराम नहीं करते, बहुत आराम नहीं करते, कम नहीं, बहुत आराम नहीं करते हैं, वे केवल दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। दूसरा है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियों को खा सकता है। कथन सी है कि इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है, कीचड़ उनकी त्वचा को ठंड रखता है। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाथियों के बारे में जो कथन यहाँ पे दिया गया है, इसमें से कौन सा कथन सही है आपको चूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कथन एक क्या करा है कि हाथी बहुत कम आराम नहीं करते, बहुत आराम नहीं करते, वे केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा हाथी आराम नहीं करता, मात्र 2 से 4 घंटे ही वे रेस्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियां खा सकता है। दोस्तों पत्तियां और टहनियां का तो सेवन करते हैं, खाते हैं, लेकिन 200 नहीं, 100 किलोग्राम पत्तियां और टहनियां जो है वो खा जाते हैं। उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है और उन कीचड़ जो है उनकी त्वचा को ठंड करता है। बिल्कुल सही बात है, हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं और सबसे बड़ी मादा हाथी जो होती है उस सब कुछ तय करती है, कहते हैं पूरे झुंड का नेतृत्व वही करती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ए, सी और डी जो है ये तीनों कथन क्या है, सही है। तो यहाँ पे आपको दिखा दें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अच्छा प्रश्न इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में प्रश्न है दोस्तों कि पहाड़ी क्षेत्रों में यह देखा गया है कि लोग जो हैं, लोग पहाड़ी क्षेत्रों में यह देखा जाता है कि लोगों ने, ठीक है सॉरी दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में यह देखा गया है जाता है कि यह देखा गया था कि लोगों ने पत्थरों, मिट्टी, चूने, लकड़ी का उपयोग करके अपने घर बनाए हैं। इन घरों में 2 मंजिलें हैं, भूतल पे वे पशुओं को रखने के लिए स्थान प्रदान करते हैं और आवश्यक वस्तुओं को भी संग्रहित करते हैं। पहली मंजिल पर वे रहते हैं और घरों की छतें समतल होती हैं और मोटी पेड़ों की टहनियों से बनी होती हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र कौन से राज्य का हिस्सा हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों राज्य का हिस्सा आपको बताना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में यह अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाते हैं और यह 2 मंजिलें होती हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखने तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं और वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें जो है समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए या कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र कौन से राज्य का हिस्सा है? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कहाँ के घरों की विशेषता है? जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में दोस्तों लेह लद्दाख, लेह लद्दाख में ऐसे जो घर हैं दोस्तों वो बनाए जाते हैं। ठीक है, लद्दाख में ऐसे घर जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो जो वहाँ घरों में लोग अपने घर बनाते हैं तथा दीवारों पर मिट्टी तथा चूने की जो है वो पुताई करते हैं। ठीक है, यह घर जो है 2 मंजिलें होती हैं जिसमें पहली मंजिल पर परिवार रहता है, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का जो सामान है वो भी इकट्ठा करते हैं और सर्दियों के दिनों में परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवर के पास ही रहता है। नीचे की मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है और इन घरों की छतें समतल होती हैं। छत को मजबूत बनाए रखने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे तने का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि झूम कृषि के बारे में, झूम कृषि के अंतर्गत अनुकरण की गई पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, फसलों के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। बी है, जमीन पर उगने वाले बांस या खरपतवार को बाहर निकाला जाता है और जला दिया जाता। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख
उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। कथन डी है कि जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज की बुआई से पहले इसकी गहरी तक जुताई की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फसलों की एक बार संग्रह करने के बाद जो है भूमि को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी खरपतवार या उगते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। और जबकि उनको यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ें गई है कि जमीन पर उगने वाले बाँस से खरपतवार को बाहर निकालता है, उन्हें जला देता है, बिल्कुल गलत है। या उनकी राख को दोस्तों जब जलाया नहीं जाता है तो राख कहाँ से मिलेगी? ठीक है, जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बुआई से पहले गहरी जोत, गहरी नहीं बल्कि इनकी एक प्रकार से हल्की जुताई की जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब होगा कथन एक जो है वो बिल्कुल सही है कि फसलों के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है।